टारगेट सैल्यूट गाइस, आज हम क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 3 करने जा रहे हैं, आर चेंजिंग अर्थ। जैसे कि आपको हमारा स्टाइल मालूम है, हम इस चैप्टर को एकदम सिंपल तरीके से बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ कंप्लीट कर लेंगे और आपकी इजियर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इस चैप्टर को 2 ब्रॉड टॉपिक्स में डिवाइड किया है, इनसाइड द अर्थ और ऑन द सर्फेस। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा अर्थ किस तरह से चेंज करता है। अर्थ और उसका सरफेस चेंज करता रहता है, ये तो हमको मालूम ही है, लेकिन चेंजेस 2 तरह के होते हैं, एक अर्थ के नीचे अंदर और एक अर्थ की सरफेस के ऊपर। इनसाइड द अर्थ के अंडर में हम पढ़ेंगे द लिथोस्फेरिक प्लेट्स एंड मैग्मा, और ऑन द सरफेस में हम पढ़ेंगे वेदरिंग और इरोजन के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स और मैग्मा से। लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती क्या है? हमारा जो लिथोस्फीयर है, आपको ऑलरेडी मालूम है क्या होता है, हम पहले के चैप्टर्स में कवर कर चुके हैं। जो अर्थ के सबसे ऊपर का सरफेस होता है, लैंड सरफेस, उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। तो जो लिथोस्फीयर है वो काफी सारी प्लेट्स में ब्रोकन होता है, जिसको कहा जाता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ये तो एकदम ऑब्वियस सी बात हो गई, लिथोस्फीयर जो प्लेट्स में टूटा हुआ है दैट इज कॉल्ड लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लेकिन ये एक्चुअली होती क्या है? ये बहुत ही रिजिड और अजीब शेप के स्लैब्स होते हैं जो अपने ऊपर पूरे पूरे कॉन्टिनेंट्स और ओशन फ्लोर को कैरी करते हैं। तो एक्चुअली जो हमारे अर्थ का क्रस्ट है वो ऐसी बहुत सारी छोटी बड़ी प्लेट्स में टूटा हुआ है, स्लैब्स में टूटा हुआ है, जिनको हम प्लेट्स कहते हैं। और ये जो प्लेट्स है इनका शेप बहुत अजीब सा हो सकता है, इरेगुलर शेप्ड होते हैं, कोई ऐसे परफेक्ट सर्कल या स्क्वायर नहीं होता है, रिजिड होते हैं, बहुत सख्त होते हैं, और इनके ऊपर पूरे पूरे कॉन्टिनेंट्स और ओशन फ्लोर्स बेस्ड होते हैं। तो एक तरह से हर कॉन्टिनेंट या ओशन फ्लोर के नीचे अगर आप देखोगे तो आपको लिथोस्फेरिक प्लेट्स मिलेंगी। यही हैं जो कॉन्टिनेंट्स और ओशन फ्लोर को सपोर्ट किए हुए हैं। तो ये क्या होती हैं ये तो हमें समझ में आ गया अच्छे से, लेकिन अब ये करती क्या है? ये जो है ये धीरे धीरे मूव करती है और इनका ये मूवमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये मूव क्यों करती है? क्योंकि ये आपको मालूम है कि अर्थ के अंदर मोल्टन मैग्मा होता है। तो जब मोल्टन मैग्मा मूव करता है तो उसके ऊपर ये जो प्लेट्स हैं जो मोल्टन मैग्मा के ऊपर टिकी हुई हैं, ये भी साथ में मूव करती हैं। और आपको हमको ये मूवमेंट इसलिए नहीं मालूम पड़ता क्योंकि ये मूवमेंट बहुत ही ज्यादा, मतलब एक्सट्रीमली स्लो होता है। पूरे साल में सिर्फ कुछ फ्यू मिलीमीटर्स, मतलब सेंटीमीटर भी नहीं, सिर्फ मिलीमीटर्स मूव करते हैं। इसीलिए आपको हमको ये मूवमेंट मालूम नहीं पड़ता। तो अभी तक हमने ये समझ लिया कि जो लिथोस्फीयर है वो प्लेट्स में ब्रोकन है और अर्थ जो है वो अपने अंदर मोल्टन मैग्मा कंटेन किए हुए है, और ये जो प्लेट्स हैं ये इसी मोल्टन मैग्मा पे टिकी हुई है। जब मैग्मा मूव करता है तो उसकी वजह से ये प्लेट्स भी मूव करती हैं ऊपर। बट क्योंकि मोल्टन मैग्मा का मूवमेंट बहुत स्लो होता है, वो बहुत ही विस्कस और गाढ़ा होता है, इसीलिए इन प्लेट्स का मूवमेंट भी बहुत धीमा होता है। ये जो मोल्टन मैग्मा है ये बॉइलिंग वाटर अगर आपने कभी देखा हो, जैसे उबलता हुआ पानी, तो आपने देखा होगा वो कैसे सर्कुलर वे में मूव करता है। अगर आप उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आपको लगेगा कि उसके जो बबल्स हैं वो ऐसे एक तरीके से सर्कल में मूव कर रहे हैं, एक सर्कुलर मैनर में मूव कर रहे हैं। तो जो मोल्टन मैग्मा है वो भी बॉइलिंग वाटर की तरह एकदम सर्कुलर मैनर में ही मूव करता है। और जब ये ऐसे मूव करता है, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं वो भी ऊपर मूव करती हैं और शिफ्ट कर जाती हैं अपनी जगह से। तो क्या होता है, कैसे होता है, ये समझ में आ गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका इफेक्ट क्या होता है। ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट की मूवमेंट्स होती हैं ये हमारे अर्थ की सरफेस पे चेंजेस कॉज करती है, और ये पूरा चैप्टर हम अर्थ के चेंजेस के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो हैं इनका मूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो ये जो पूरी चीज अभी हमने पढ़ी, इसको एक चार्ट के फॉर्म में समराइज करके पढ़ लेते हैं, जिससे आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर डाउट्स की कोई भी गुंजाइश ना रहे। मोल्टन मैग्मा है जो अर्थ के अंदर प्रेजेंट है, ये बात आपको ऑलरेडी मालूम है। ये मोल्टन मैग्मा एक सर्कुलर मोशन में मूव करता है। इसकी वजह से जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो शिफ्ट करती हैं, और इस शिफ्टिंग की वजह से अर्थ की सरफेस पे चेंजेस होते हैं। तो बात बहुत ही सिंपल है, रूट कॉज क्या है? द शिफ्टिंग ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अब इससे हम आते हैं एक नई चीज पे, मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। अर्थ पे जितने भी तरह के मूवमेंट्स होते हैं वो 2 तरह के फोर्सेस से कॉज किए जाते हैं। अभी हमने मूवमेंट के बारे में ही तो पढ़ा ना। तो अर्थ पे जितने टाइप के भी मूवमेंट होते हैं आप उनको कैटेगराइज कर सकते हो 2 तरह के फोर्सेस से, या तो एंडोजेनिक या एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं? ये वो फोर्सेस होती हैं जो अर्थ के इंटीरियर में काम करती हैं, अर्थ के अंदर काम करती हैं। और एक्सोजेनिक फोर्सेस ऑब्वियसली उसका उल्टा, मतलब जो अर्थ के सरफेस पे काम करती है। एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर, ठीक है। और जेनिक का क्या मतलब होता है? ओरिजिन। तो एंडोजेनिक क्या हो गया? ओरिजिनेटिंग इनसाइड द अर्थ, और एक्सोजेनिक हो गया ओरिजिनेटिंग आउटसाइड द अर्थ। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा है जो हमें बता रहा है अर्थ के मूवमेंट्स के बारे में। जैसा हमने कहा 2 तरह के फोर्सेस होते हैं जो अर्थ की कोई भी मूवमेंट्स कॉज करते हैं, एंडोजेनिक या एक्सोजेनिक। अब ये फोर्सेस आगे सब डिवाइड होते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस 2 तरह के होते हैं,
सडन फोर्सेस या डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। सडन फोर्सेस जैसे कौन? अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड्स, ये सब सडन फोर्सेस की वजह से होते हैं। और डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस क्या करते हैं? जैसे कि माउंटेन्स बिल्ड करना, ये कॉज होता है डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस की वजह से। इसी तरह से एक्सोजेनिक फोर्सेस में अगर हम आएंगे तो यहाँ पे बेसिकली एक ही चीज होती है, इरोजन और डिपोजिशन। इसका आपको बेसिक आइडिया होगा कि इरोजन और डिपोजिशन क्या होता है, लेकिन अभी हम इस चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे। इरोजन और डिपोजिशन के बेसिकली कुछ एजेंट्स होते हैं जो ये काम करते हैं, और वो एजेंट्स क्या हैं? रिवर, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर्स। ये 4 मेन एजेंट्स हैं जो इरोजन और डिपोजिशन करते हैं। तो हमें ये बात मालूम पड़ गई कि 2 तरह के बेसिक फोर्सेस होते हैं, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। ये ब्रॉड कैटेगरी है और ये पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं अर्थ पे जो अलग अलग मूवमेंट्स होते हैं उनके लिए। एंडोजेनिक फोर्सेस फर्दर सब डिवाइड होते हैं सडन में और डायस्ट्रोफिक मतलब स्लो फोर्सेस में। और एक्सोजेनिक फोर्सेस जो होते हैं ये बेसिकली कैसे काम करते हैं? वेदरिंग, इरोजन और डेपोजिशन की वजह से। तो पहले हम पढ़ते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में। जैसा कि हमको मालूम है इसमें 2 तरह की फोर्सेस आते हैं। सडन फोर्सेस जो अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज, लैंडस्लाइड्स कॉज करते हैं, ये एकदम से होते हैं, सडनली होते हैं, और जनरली ये मास डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं। अर्थ की सरफेस पे बहुत ज्यादा तबाही मचाते हैं, क्योंकि ये सब क्या है? ये सब नेचुरल डिजास्टर्स हैं जो अर्थ की मूवमेंट की वजह से हो रहे हैं, और ज्यादा प्रिसाइसली बोले तो एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से हो रहे हैं। दूसरे फोर्सेस आते हैं डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। ये क्या कॉज करते हैं? डायस्ट्रोफिज्म। ये चीज बुक में नहीं दी है, लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये हम अपनी तरफ से टारगेट ट्रेजर के अंडर में आपको बता रहे हैं। चैप्टर में सिर्फ सडन फोर्सेस को कवर किया गया है, लेकिन स्पेशली फॉर पीपल प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, एसएससी, बैंक पीओ, एफकैट, सीडीएस, एनडीए, इस तरह के जो भी एग्जाम्स दे रहे हैं जिसमें ज्योग्राफी अच्छी खासी पूछी जाती है, उसमें डायस्ट्रोफिक फोर्सेस के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। डायस्ट्रोफिक फोर्सेस जो होते हैं ये डायस्ट्रोफिज्म कॉज करते हैं। वर्ड से डरने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे में तोड़ लेंगे तो आप आसानी से इसको बोल पाएंगे। DIAS डायस, TRO ट्रो, PHISM फिज्म। ठीक है, डायस्ट्रोफिज्म। इसको हम टेक्टोनिज्म भी बोलते हैं। ये यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा। तो डायस्ट्रोफिज्म क्या होता है? जब अर्थ का जो सरफेस है वो नेचुरल कॉजेस की वजह से डिफॉर्म हो जाता है, खराब हो जाता है, चेंज हो जाता है, और उसकी वजह से नई चीजें बन जाती हैं, जैसे कि कॉन्टिनेंट्स या ओशन बेसिन्स, माउंटेन सिस्टम्स, प्लेटोज, रिफ्ट वैलीज या कोई भी और फिजिकल फीचर। और ये जो नेचुरल प्रोसेसेस इन फीचर्स को बना रहे होते हैं वो कौन से हैं? जैसे कि लिथोस्फीयर का प्लेट मूवमेंट, जिसको हम प्लेट टेक्टोनिक्स भी कहते हैं, या फिर वोल्केनो लोडिंग या फोल्डिंग। इस तरह के जो नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से अर्थ का क्रस्ट चेंज हो जाता है और इस तरह के फिजिकल फीचर्स बन जाते हैं, उसको हम कहते हैं डायस्ट्रोफिज्म या टेक्टोनिज्म। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि वोल्केनो और अर्थक्वेक में क्या फर्क होता है। वोल्केनो जो होता है वो एक वेंट है, एक ओपनिंग है अर्थ के क्रस्ट में, जहां के थ्रू मोल्टन मटेरियल अर्थ के अंदर से बाहर निकल सकता है। ये जनरली सडनली होता है, एकदम से इरप्ट करता है वोल्केनो, और अर्थ के अंदर जो भी मोल्टन मटेरियल है, मैग्मा है, वो वोल्केनो के थ्रू, इस ओपनिंग के थ्रू बाहर आ जाता है। दूसरी खतरनाक चीज है अर्थक्वेक। जब लिथोस्फीयर की जो प्लेट्स हैं वो एकदम से मूव करती हैं सडनली, क्योंकि ये क्या है? ये सडन फोर्सेस के अंडर में आता है ना। तो जब लिथोस्फीयर की प्लेट सडनली मूव करती हैं तो अर्थ का सरफेस वाइब्रेट करने लगता है, और इसी वाइब्रेशन को हम लोग कहते हैं अर्थक्वेक। ये दोनों ही नेचुरल कैलामिटीज हैं ऑब्वियसली, और ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करती है। अर्थक्वेक का जो प्रोसेस होता है उसको हमने और क्लियरली एक साइकिल फॉर्म में आपके लिए एक्सप्लेन किया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप, जिससे आपको चीजें याद रहें और आप एग्जाम में इसको अच्छे से लिख पाएं। लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो होती हैं वो मूव करती हैं, फर्स्ट स्टेप तो ये होता है, जिसकी वजह से अर्थ का सरफेस वाइब्रेट करता है। ये तो हमें मालूम पड़ गया। ये वाइब्रेशंस जो हैं ये इतनी स्ट्रांग होती है कि ये पूरे अर्थ पे ट्रैवल कर सकती है। क्रस्ट के जिस पॉइंट पे ये वाइब्रेशंस शुरू होती हैं उस पॉइंट को कहा जाता है फोकस, क्योंकि ये वाइब्रेशंस तो नीचे लिथोस्फेरिक प्लेट्स में आ रही है ना, सरफेस पे थोड़ी आ रही है। और उसी फोकस के एकदम ऊपर जो पॉइंट होता है हमारे सरफेस पे, मतलब लिथोस्फेरिक प्लेट्स में जो पॉइंट है उसको हम कहते हैं फोकस, और उसी के ठीक ऊपर जो हमारे अर्थ का सरफेस है उस पे जो पॉइंट होता है उसको कहा जाता है एपिसेंटर। तो नीचे वाले पॉइंट को फोकस कहते हैं और ऊपर वाले पॉइंट को कहते हैं एपिसेंटर। वाइब्रेशंस जो होती हैं वो बाहर की तरफ ट्रैवल करती हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, वेव की तरह ट्रैवल करती हैं, और जो सबसे ज्यादा डैमेज होता है वो ऑब्वियसली एपिसेंटर के आसपास होता है, क्योंकि स्टार्टिंग वहीं से हो रही थी ना, तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी रिलीज होगी वो वहीं पे होगी। तो सबसे ज्यादा डैमेज भी एपिसेंटर के आसपास ही कॉज होता है। और जैसे जैसे आप एपिसेंटर से दूर की तरफ जाने लगो वैसे वैसे इन वेव्स की, अर्थक्वेक की जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लगती है, डिक्रीज करने लगती है। 3 तरह की अर्थक्वेक वेव्स होती हैं।
जैसे कि हमने आपको बताया कि अर्थक्वेक वेव्स की तरह ट्रैवल करता है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे चीजें याद रखने के लिए हम आपको एक स्पेशल ट्रिक भी बताएंगे। सो 3 तरह की अर्थक्वेक वेव्स होती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। PSL, ठीक है। पी वेव्स को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एस वेव्स को कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव्स और एल वेव्स को कहा जाता है सरफेस वेव्स। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ये तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। PSL, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, सरफेस, इसको याद रखने के लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है आपके लिए, स्पेशली आपके लिए, जिसको हम कहते हैं टारगेट स्पेशल ट्रिक, ठीक है। इस पूरी चीज को आप सिंपली याद रख सकते हो विथ वन स्टेटमेंट, प्ले लॉन्ग, स्टडी टॉप, लिव स्मार्ट। इसका मतलब अगर आप पूरे सेंटेंस के फर्स्ट लेटर को देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पी वेव्स मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एस वेव्स, स्टडी का अगर हम एस लेंगे तो एस वेव्स मतलब ट्रांसवर्स वेव्स, क्योंकि टॉप का फर्स्ट लेटर क्या है, टी, और एल वेव्स से आ जाएगा सरफेस वेव्स। तो इस सेंटेंस का जो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ वर्ड है वो दिखाता है पी, एस या एल वेव्स, और जो सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ वर्ड है वो दिखाता है इसका लंबा वाला नाम। इससे आप इसको आसानी से याद रख सकते हो, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। बाकी बच्चे कंफ्यूज होंगे लेकिन आप नहीं होगे, आपको इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। था ना आसान? तो अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि अर्थक्वेक्स को मेजर कैसे किया जाता है। अर्थक्वेक्स को मेजर करने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जिसको कहते हैं सेस्मोग्राफ, और अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना है ये मेजर किया जाता है रिक्टर स्केल पे। रिक्टर की स्पेलिंग होती है RICHTER, यहाँ पे K मत लगाइएगा, CH यूज होता है और प्रोनाउंस किया जाता है रिक्टर स्केल, ठीक है। और मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया कि कितना ज्यादा, कितना बड़ा अर्थक्वेक आया था। यहाँ पे हमने आपको ग्रीन, येलो और रेड के थ्रू ये भी दिखा रखा है कि कौन सी लेवल का अर्थक्वेक कितना माना जाता है। मतलब अगर अर्थक्वेक 2.0 या उससे कम का है तो वो बहुत ही छोटा अर्थक्वेक है, ज्यादा महसूस नहीं होता है और डिस्ट्रक्शन नहीं कॉज करता है। काफी लोगों को तो मालूम भी नहीं पड़ेगा कि अर्थक्वेक आ गया था। अगर अर्थक्वेक 5.0 तक पहुंच गया, इसका मतलब वो थोड़ा बहुत डैमेज कॉज कर सकता है, क्योंकि चीजें गिरना स्टार्ट हो जाएंगी, वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी कि चीजें गिरने लगे। अगर 6.0 या उससे ज्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है तो उसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है। और अगर अर्थक्वेक 7.0 या उससे ज्यादा का है तो उसको एक मेजर अर्थक्वेक कहा जाता है। इसका मतलब वो बहुत ही ज्यादा मास डिस्ट्रक्शन करेगा। अब अर्थक्वेक्स इतने खतरनाक होते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो उनसे सेफ्टी बरतने के लिए भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में पहले से प्रिपेयर्ड रहने के लिए। अर्थक्वेक्स को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ऑब्वियसली नेचुरल कैलामिटी है, नेचर डिसाइड करता है कब क्या करना है, लेकिन इसका इम्पैक्ट मिनिमाइज किया जा सकता है अगर हम पहले से प्रिपेयर्ड हो। लोकली क्या होता है, जो कुछ लोगों के ट्रेडिशंस होते हैं कुछ रीजन्स के, तो लोकल मेथड्स जो होते हैं जगहों के, वो भी काफी डिफर करते हैं अर्थक्वेक्स को प्रिडिक्ट करने के। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग कहते हैं कि एनिमल के बिहेवियर को देखा करो, एनिमल्स को पहले से मालूम पड़ जाता है अगर अर्थक्वेक आने वाला होता है तो। या ये भी कहा जाता है कि पॉन्ड्स में जो फिश होती हैं वो एजिटेट होने लगती हैं अर्थक्वेक से पहले। इसका मतलब उनको वो वाइब्रेशंस भी महसूस होने लगती हैं पहले की, जो ह्यूमंस को नहीं मालूम पड़ पाती है। ये भी कहा जाता है कि स्नेक्स जो होते हैं वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरह की काफी जगहों के कुछ लोकल मेथड्स भी होते हैं जो लोग यूज करते हैं ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि शायद अर्थक्वेक आने वाला है। अर्थक्वेक के टाइम में प्रिपेयर रहने के लिए आपकी बुक में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है जो काफी हेल्पफुल है। उसमें ये बताया गया है कि अगर अर्थक्वेक आए और आप कहीं शेल्टर ले रहे हो तो उसके लिए एक सेफ स्पॉट क्या है। किचन काउंटर के नीचे या टेबल और डेस्क के नीचे या कोई अंदर की तरफ की जो वॉल है या कॉर्नर है, वहां पे अगर आप जाके शेल्टर लोगे तो आपके सेफ रहने के चांसेस ज्यादा है। ये भी बताया गया है कि अगर आपके आसपास कहीं कोई फायर प्लेस है या चिमनीज के आसपास का एरिया, विंडोज के पास जिनमें मिरर है या पिक्चर फ्रेम्स हैं, इन सब चीजों से दूर रहें क्योंकि ये टूट सकते हैं, आग वाग लग सकती है, तो इन सब से दूर रहें। और ऑब्वियसली हमेशा प्रिपेयर्ड रहें। अगर काम रह के उस समय एक दूसरे की हेल्प करी जाए तो काफी डिजास्टर्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कम किया जा सकता है, सही स्टेप्स लिए जा सकते हैं। इसी के साथ हमने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे ऑन द सरफेस जो फोर्सेस होती हैं, वेदरिंग और इरोजन होता है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो गाइस तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए। अपने कमेंट्स के थ्रू हमें बताइए कि आप और क्या पढ़ना चाहते हैं और आपको हमारी मेहनत कैसी लगी। I'll see you guys next time with the next part of this chapter. तब तक के लिए stay safe and study well. Bye bye.